मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद, कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठे पर, और वहां जाकर देखता है तो एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद वो लड़का न केवल आकर्षित होता है बल्कि उनमें से सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री होती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते थे और वो लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, परेशान था ये सोचकर कि ये यहाँ कैसे आई, यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जाने की बजाय अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को अपने कमरे में लेके जाती है तब वो अपनी आप बीती जो बताती है, तो उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहां रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वो वाकई अपने आप में बहुत ही शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना ये शुरू होती है, दरअसल एक लड़का है जो कि पश्चिमी बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला। वो लड़का उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक सर्राफ के यहाँ पर नौकरी करता था। बात कर रहा हूँ 2 दिसंबर 2017 की। उस लड़के को उस सर्राफ के जो मालिक है उसने कहा कि तुम्हें मेरठ में जो सर्राफा है वहां पर जाना है, एक निश्चित दुकान पर उसको भेजा जाता है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का चला था मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए, तो इसको जाना है सर्राफा बाजार में, लेकिन उसको कबाड़ी बाजार से होकर गुजरना है। कबाड़ी बाजार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। और जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से गुजर रहा है, उस लड़के की नजर जो उस दुकानों के ऊपर बने हुए मकानों पर पहुंचती है, वहां से झांकती हुई लड़कियों पर पहुंचती है। तो उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, अपनी तरफ बुलाने की उससे अपील कर रही थी। वही नहीं, वो आसपास में जब देखता है तो और न कितने ऐसे आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को देखकर भी वो महिलाएं, वो लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थी ताकि वो आए, उस तंग गलियों से, तंग सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर आए और उनके साथ वक्त बिताएं। उस लड़के ने जब उसकी एक लड़की से नजर मिलती है तो उस लड़की को देखकर वो लड़का थोड़ा परेशान सा हो जाता है और तभी वो लड़की एक पर्ची फेंक कर ऊपर से डाल देती है। और जैसे ही वो पर्ची डालती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आना। यही बात सुनकर वो लड़का अब इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मालिक ने सर्राफा बाजार में किसी काम से भेजा था। उस काम को करने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। वो रात 8 बजे होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो उसी कोठे पर, उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर जब ऊपर चलता है, चलने के बाद जब देखता है अंदर तो एक महिला है और वहां उस महिला के इर्द गिर्द कई सारी और लड़कियां हैं जो सुंदर सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था, वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनकी कोशिश थी कि वो ग्राहक जो आ रहे थे उन ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थी। और तभी वो लड़की भी आती है जिस लड़की ने पर्ची बनाकर फेंकी थी, उसको रात के 8 बजे आने की बात कही थी। दरअसल वो लड़की भी तभी आ जाती है और उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है सबीना। उस सबीना को देखकर वो एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है, लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है सबीना, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रिश्ते में लगने वाली बहन थी। वो लड़का ये नहीं जानता था कि सबीना यहाँ क्या कर रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ, इन कपड़ों में, इस मेकअप में, जब वो उसे देखता है तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि वो उसके पास जरूर जाए। और उस लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इत्मीनान से बातें करूंगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम थी वो तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी ही बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है और जैसे वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से, ताकि उसकी आवाजें बाहर तक ना जाए, इतनी जोर से वो रो रही थी और रो रो के अपने भाई के गले लग जाती है। कहती है कि भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मेरा एक एक दिन, एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आई तो आई कैसे? तभी वो कहती है कि भैया आने की जो मेन मुख्य वजह है वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए,
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आके रुकती है, उस कार वाले ने मुझे अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और नशा दिया, और जब नशे से आंखें खुलती हैं तो इसी कोठे पर आके खुलती हैं। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बीतते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे पे जो ग्राहक आते थे, उन ग्राहकों को रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी। जो ग्राहक आते थे, जो पैसे देते थे, उन पैसों से वो अपने पास भी कुछ थोड़े बहुत रह पाते होंगे, बाकी ज्यादातर पैसे वो उस मालकिन जो होती थी उस कोठे की, वहां तक पहुंच जाते थे। यहाँ बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाजा फिर से खुल जाता है, और दरवाजा को जब खुलता है तो वो वाकई बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है, और जिस तरह से वो लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसे किसी ग्राहक के सामने बैठ ही नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, अपने भाई को से बातचीत करते हुए, और जो कपड़े पहने हुए थे उसने अपने तन को ढका हुआ था, और जो बैठने का उसका सलीका था, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है। उस लड़की को, जो नई एक और लड़की आई थी, उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी, और उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने ये बात मुझसे छिपाने की कोशिश की तो देख लेना, फिर ये बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि ये मेरा भाई है, मेरे गांव का है, और मैंने इससे बताया कि ये मुझे बचाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों महिलाओं ने कोशिश की, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहां से कुछ देर के बाद रुकता है, और रुकने के बाद यहाँ से निकल आता है। जिस दुकान पर वो दिन में गया था, उसी दुकान पर फिर एक बार फिर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पहुंचा था वहां के नौकर से उसकी जान पहचान थी। उस नौकर के पास जाता है और पूरी कहानी अपनी बयां करता है। कहता है कि भैया, यहाँ पर मेरी बहन है, वो कोठे पर है, रेड लाइट एरिया में है, कई महीनों से फंसी हुई है, कितने ही ग्राहकों को की वो शोभा बनती है, उसे बचाना है। तब वो लड़का उस लड़की को लेकर उस लड़के को लेकर सीधा पहुंचता है नजदीकी पुलिस स्टेशन, और वहां मिलती हैं SHO रश्मि चौधरी, साथ ही DSP संजीव देशवाल होते हैं, और इस जिले की उस दिनों कमान संभाली हुई थी SSP मंजिल सैनी ने। और तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को, और यहाँ से एक टीम गठित की जाती है। और टीम गठित करने के बाद अब यहाँ पर रेड डाली जाती है। जब रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियां थी जो यहाँ से निकाली जाती हैं, और इन्हीं में से एक लड़की निकल के आती है। उस लड़की ने, जो एक पत्रकार होती हैं, उस पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये जो लड़की थी सबीना, उस सबीना ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के ने अपने गाँव में फोन किया था, और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो वाकई हैरानी ही होती है। लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है, वो कहानी भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी थी एक पश्चिमी बांग्लादेश का एक जिला है बोगरा, और इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीला। दरअसल पहली लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक ही है, क्योंकि उनकी पहचान बताना उनके लिए सही नहीं होगा, उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़की अपने अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, उसको एक प्यारा सा बेटा भी था। वो अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहीं बाजार में किसी काम से, और जब बाजार से वापस लौट रहे थे तो वो लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, और गलत गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि शाम का समय था। और वो गाड़ी जब उसके उस घर से, उस इलाके से कहीं दूर चली जाती है, तो उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है। और वहां से जब दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उस गाड़ी को छोड़कर वो उतर जाती है और पैदल ही सफर करने लगती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। उस जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है, उससे बहन करके बात कर रहा था कि बहन, तुम यहाँ इस जंगल के इलाके में कर क्या रही हो, क्या बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये इलाका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वो व्यक्ति उसको अपने साथ लेके जाता है, और ले जाने के बाद वो उस रात का सफर करते करते उसने उसे कुछ खाने का सामान दिया, और लड़की उसे कुछ सामान खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुलती। आंखें खुलती हैं तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी कि इंडिया पहुंच जाती है, और इंडिया में भी वो कोलकाता में रहती है। और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है। वहां खाने को कम मिलता था, और लाल रंग की गोलियां थी
वो नशे की गोलियां बहुत ज्यादा मिलती थी। वो लड़की समझ नहीं पा रहे थे कि जब भी उसकी आंख खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां देते थे। वो कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो बेवजह उसको पीटना शुरू कर दिया करते थे। उसके मुंह से कोई आवाज निकलने भी नहीं दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे। वो लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। यदि तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के तुम्हें एंट्री करने में जेल हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगी। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति के, उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है। बताती है, वो खुद भी गुहार लगाती है, मेरा एक बच्चा है, उसका कैसा क्या होगा। तो वो लड़की, उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन जब उसने सोचा कि यहाँ अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वाकई भारत की पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 दिन तक वो लड़की जब उसे ठीक से उनकी बात मानने लगती है, 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से फिर पहुंच जाती है बंबई में। और बंबई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना ही नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखती है कि एक बाजार है, उस बाजार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों को रिझाती थी और ग्राहकों को रिझाने की वजह से ही उनको पैसे मिलते थे और वो पैसे उस कोठे के मालिकों को जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने 15 दिन तक लगातार विरोध करती रही और वो जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी। और जब मार पड़ती थी साथ में उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को कुछ तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद ही उसके साथ फिर जो कुछ उसके शरीर में उत्तेजनाएं सी पैदा होती थी तब उसका कुछ करने के लिए मन करता था। और यहीं से उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज्यादा बुरा। और शुरुआत में जो इंजेक्शन की तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन कुछ बदलते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागृत होती थी। वो अकेली लड़की नहीं थी। जिस कमरे में, छोटे से कमरे में रहती थी, वहां 10-20 लड़कियां इसी तरह से अलग अलग एरियो की होती थी। कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है, कोई यूपी की है तो कोई राजस्थान की है तो कोई हरियाणा की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में एक भूसे की तरह भरी होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने काम पे लगती थी। काम भी ऐसा जिसको देखकर शायद सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे तो कभी 100 लोग मिलते थे, कभी 130 लोग मिलते थे, कभी कभी संख्या कम रहती थी, कभी ज्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपने ही पति के साथ जब शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको लेकर भी कई बार वो परेशान हो जाती है। जरा सोच कर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर शाम रात तक वो 100 से ज्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। उस लड़की ने लगभग यहां पर 3 महीने गुजारे जो मुंबई के अंदर, और यहां से उसको भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आती है जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में, तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक मिलती है। और यहां पर अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग शहरों की लड़कियां होती हैं, कम उम्र की लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाइयों के साथ साथ हार्मोन के बदलने के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। और उस लड़की ने यहाँ पर लगभग अब 6 महीने का वक्त गुजारा। और 6 महीने का वक्त गुजारने के बाद 3 महीने पहले ही वो आई हुई थी। उसका घर, उसका परिवार, उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब जहाँ है, जिस हालत में है, शायद कभी अपने घर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते थे। उन ग्राहकों को खुश भी करना पड़ता था। और जैसे जैसे उसका शरीर में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे ग्राहक भी ज्यादा आते थे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो लड़कियां भले ही चाहे खुश अंदर से हैं नहीं है, लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। जीबी रोड से उसका फिर ट्रांसफर हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में, जो कि कबाड़ी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है कबाड़ी बाजार में। और कबाड़ी बाजार में जाने के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है सबीना से। सबीना की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है, कितना बुरा होता है। लेकिन सबीना की समझदारी ने, सबीना की होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था। फिर उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उस बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं के अलावा और कुछ था ही नहीं। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलती है तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो कुछ नया कुछ करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया जो उन्हें बहुत अच्छे लोग लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, इतने अच्छे, वो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या उस लड़की जो बांग्लादेश में उसके साथ होता है, उसे सामने जो लड़का मिलता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जमाना बहुत खराब है और तुम इस तरह से रात में अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रही हो। इसलिए
तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही ज्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर, बहुत ज्यादा दोस्ती करके, आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो, ऐसे ही लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें इसी तरह से बेचकर ये लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये बताया जाता है कि सर्वे के अनुसार कि भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उनको जबरदस्ती इसमें डालकर फिर उनको उनकी गैर मर्जी को ही मर्जी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इसकी कहानी के लिए मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद दूंगा अमर उजाला की डिंपल सिरोही हैं, जो कि मेरिट यूनिट में काम करती हैं। उनके माध्यम से मुझे ये स्टोरियां पता चल सकी हैं और ये स्टोरी आपको उम्मीद करता हूं बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जिस तरह से उस लड़के ने अपनी बहन को बचाया था, वो वाकई अपना आप में काबिल तारीफ है। और मैं डिंपल सिरोही जी को फिर से धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।